सहेली का बड़ा घर। क्या हुआ माँ, बहुत परेशान लग रही हो? बेटी, आज हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। माँ तुम फिक्र मत करो, आज हमें बहुत बड़े घर से एक इनविटेशन मिला है। हमारे स्कूल में एक लड़की पढ़ती है, उसके पापा के इस शहर में बहुत सारे होटल हैं। उसने आज हम सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को इनवाइट किया है माता पिता के साथ। आपको भी मेरे साथ चलना होगा। ठीक है बेटी, तो जल्दी से तैयार हो जाओ, शाम को ही हमें निकलना है। दोनों फटे पुराने गरीबों वाले कपड़े पहनकर उस अमीर लड़की रागिनी के घर के बाहर पहुंचे। बंगला देखकर उसकी माँ की आंखें खुली की खुली रह गई। वो बिल्कुल व्हाइट हाउस जैसा लग रहा था। क्या हुआ माँ? ऐसा बंगला मैंने आज तक नहीं देखा ममता। खैर, जैसे दोनों माँ बेटी उस बंगले के अंदर गए तो देखा चारों तरफ एक से एक अमीर इंसान था। सबने महंगे महंगे कपड़े पहन रखे थे। तभी रागिनी उनके पास आई। दोस्तों, ये देखो, हमारे कॉलेज की सबसे होनहार लड़की। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करो। सभी लोग उन दोनों को अजीब नजरों से देखने लगे, लेकिन रागिनी के कहने पर सब जोर जोर से तालियां बजाने लगे। बेटी, तुम्हारी सहेली इतनी अमीर होने के बावजूद कितनी संस्कारी है। हम गरीबों की भी कितनी इज्जत कर रही है। खैर, थोड़ी देर बाद खाना शुरू हुआ। सभी लोग खाने की लग्जरी टेबल्स पर बैठ गए और वेटर उन्हें खाना सर्व करने लगे। ममता भी अपनी माँ को लेकर एक टेबल पर बैठ गई। तभी रागिनी और उसकी माँ उसके पास आई। रागिनी, इन्हें यहाँ बैठने को किसने कहा? इन्हें अपनी जगह दिखाओ। अब हाँ माँ, आप फिक्र मत करो, मैं देखती हूँ। ममता, आंटी, आप लोग यहाँ कहाँ बैठ गए अमीर लोगों के बीच? आप लोग यहाँ नीचे जमीन पर बैठ जाइए, आप लोगों की जगह यही है। ये तो किस तरह बात कर रही है? ममता, तुम बहुत मासूम हो। तुम्हें क्या लगा था वो तालियां तुम्हारे सम्मान में मैंने बजवाई थी? तालियां तो मैंने इसलिए बजवाई थी ताकि तुम लोगों को अपनी औकात का पता चल सके। इन अमीर लोगों को भी तो पता चले कि कोई गरीब आए है इस पार्टी में। तुम लोगों के लिए मैं इतनी महंगी महंगी प्लेटें बर्बाद नहीं कर सकती। मेरा बंगला करोड़ों का है, यहाँ की फर्श भी बहुत कीमती है। रागिनी की बातें सुनकर ममता को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उठ खड़ी हुई। तुझे अपने करोड़ों के बंगले पर बहुत घमंड है ना? मैं इन सबके सामने तुझसे वादा करती हूँ कि ये बंगला एक दिन मैं खरीद लूंगी। दोस्तों, मम्मी डैडी देख रहे हो ये भिखारन क्या कह रही है? कपड़े खरीदने की औकात नहीं है और बोलती है ये बंगला खरीदेगी। चलो माँ, बहुत हो गई बेइज्जती। ममता अपनी माँ को लेकर घर वापस आ गई। बेटी, बाकी सब तो ठीक था, लेकिन तुझे इतनी बड़ी बात इतने सारे लोगों के सामने नहीं कहनी थी। हम तो साल का 50,000 भी नहीं कमा पाते। मैंने जोश जोश में आकर कह दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपसे वादा करती हूँ कि उसका वो बंगला तो मैं खरीद कर ही रहूंगी। अगले दिन ही ममता अपनी सारी डिग्री लेकर किसी कंपनी में इंटरव्यू देने चली गई। मैनेजर ने उसकी डिग्री देखी, फिर ममता को ऊपर से नीचे देखा और कहा, देखिए, आपकी डिग्री तो ठीक है, लेकिन आपकी ड्रेस हमारी कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। इंसान के कपड़े देखकर उसकी मानसिकता का भी पता लगता है। गरीबी मानसिकता हमारी कंपनी के लिए खतरनाक है। लेकिन ममता ने फिर भी हार नहीं मानी। वो लगातार कई दिनों तक अलग अलग कंपनियों में इंटरव्यू देती रही, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली। जब काफी दिनों तक उसे कोई काम नहीं मिला, तो वो अचानक किसी रेस्टोरेंट में पहुंच गई। उसका मालिक बहुत बुजुर्ग था। बेटी, मेरे यहाँ सारा स्टाफ फुल है, मैं तुम्हें बर्तन धोने का काम दे सकता हूँ। ठीक है बाबा, मैं ये काम करने को भी तैयार हूँ। तो अब ममता उस होटल में बर्तन धोने का काम करने लगी। फिर एक रोज उसके मालिक ने कहा, बेटी, आज हमारे सारे हलवाई गाँव गए हुए हैं, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ बाबा, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, आपने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया। देखो, मेरा भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि आज हमारे होटल में इस शहर के बहुत बड़े आदमी आने वाले हैं। इस शहर में उनके सैकड़ों होटल हैं। खैर, ममता खुशी खुशी खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में उनके होटल में उसकी सहेली रागिनी अपने माँ बाप के साथ आई। इसका मतलब बाबा रागिनी के पापा की बात कर रहे थे। रागिनी अपने माँ बाप के साथ एक टेबल पर बैठ गई, लेकिन उसने ममता को बर्तन धोते हुए और खाना बनाते हुए देख लिया था। थोड़ी देर बाद ममता उन सबको खाना सर्व करने लगी। तू तो मेरा बंगला खरीदने वाली थी ना, और यहाँ पर बर्तन धो रही है, खाना बना रही है और हमारे लिए खाना सर्व कर रही है। बेटी, उन गरीबों के मुंह नहीं लगते, चुपचाप खाना खाओ। बेचारी ममता उस वक्त कुछ नहीं बोल पाई। अब वो दिन रात मेहनत करती जा रही थी। अब वो इस होटल में खाना भी बनाती थी, बर्तन भी धोती थी, इसलिए वो अच्छा खासा कमाने भी लगी थी। फिर एक रात उसकी माँ ने कहा, बेटी, अब हमें खाने पीने की कोई समस्या नहीं है।
लेकिन तूने जो इतनी बड़ी बात बोली थी ना कि उसका बंगला खरीद लेगी, ये तो कहीं से भी संभव नहीं लगता। लोग तुझे हारा हुआ ही समझेंगे। माँ, ना वो बंगला कहीं भागा जा रहा है और ना ही मैं। मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है, एक ना एक दिन वो बंगला मैं खरीद कर रहूंगी। तो ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक रोज ममता के होटल में एक बहुत बड़ी मंत्री जी आए। बाबा, कल मेरे बंगले पर बहुत बड़ी पार्टी है। खाना तो अब्राय होटल की तरफ से आ रहा है, मुझे कुछ वेटर चाहिए। ममता बेटी, आज शाम को तुझे मंत्री जी को यहाँ जाना है। पूरे वेटर स्टाफ को लेते जाना, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। ठीक है बाबा। मंत्री जी आप फिक्र मत कीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। खैर, मंत्री जी वहां से चले गए। रात में ममता अपने सभी वेटर्स को लेकर मंत्री जी की पार्टी में पहुंची। वहां पर रागिनी के पापा के होटल का खाना लगा हुआ था। रागिनी की फैमिली भी वहीं मौजूद थी। उसने जैसे ही ममता को देखा वैसे ही उसके पास चली आई। तुझे पता है यहाँ पर मेरे डैडी का खाना चल रहा है और तू यहाँ पर वेटर है, वैसे कब खरीदने वाले है तू मेरा बंगला? रागिनी ममता से बात कर ही रही थी कि तभी कुछ मेहमान अचानक चिल्लाने लगे। मंत्री जी, ये सब क्या है? हमारे खाने में केकड़ा निकला और रोटियों में तो फफूंद लगी हुई है। मंत्री जी भागते हुए आए। जब खाना चेक किया गया तो खाना 4 दिन पुराना निकला। उन्होंने रागिनी के डैडी को बुलाया। सारे लोग वहीं इकट्ठा हो गए। मिस्टर ओबराय, इस शहर में मैंने तुमको सारे होटल के टेंडर्स दिलाए थे और आपने मेरे साथ ऐसा किया। मैं सूरज सारे कॉन्ट्रैक्ट तुमसे वापस लेता हूँ। मुझे तो तुम पर पहले ही शक था, लेकिन अब खाने का क्या होगा? मंत्री जी फिक्र मत कीजिए, मैं बस 1 घंटे के अंदर सब लोगों के लिए ताजा खाना बना दूंगी। ममता ने 1 घंटे के अंदर अपने साथियों के साथ मिलकर खाना बना दिया। सभी मेहमान उंगलियां चाटते रह गए। मंत्री जी, आपको ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए। इस लड़की के हाथ में तो ओबराय साहब के खाने से 10 गुना बेहतर स्वाद है। ममता बेटी, आज से शहर के होटल के सारे टेंडर मैं तुम्हें देता हूँ। मैं 10 करोड़ इन्वेस्ट भी करूंगा। तो इस तरह ममता कुछ ही महीनों में करोड़पति बन गई। उधर रागिनी का परिवार सड़क पर आ गया। उसके बंगले की बोली लगी और सबसे बड़ी बोली ममता ने लगाई। रागिनी ने खुद अपने हाथों से ममता को चाबी दी। मैंने कहा था ना रागिनी कि मैं ये बंगला तुझसे खरीद कर ही रहूंगी। आज के बाद किसी को भी छोटा समझने की कोशिश मत करना। और वैसे अंकल, मुझे छोटे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए ना, इसलिए मैं अब आपकी बेटी से कभी बात नहीं करूंगी। चलती हूँ, गुड बाय। उस दिन के बाद ममता अपनी माँ के साथ उसी करोड़ों के बंगले में खुशी खुशी रहने लगी। क्या हुआ मेरी जान, मुंह लटका कर क्यों बैठी है? कुछ नहीं निधि, अगर तुझे बताऊंगी तो तू हंसेगी। अब बताएगी भी? मुझे ना अर्जुन से प्यार हो गया है, लेकिन वो गरीब घर से है। छी, तो क्या है यार, तुझे प्यार करने के लिए वही लड़का मिला था? उस जैसे गरीब लड़के को तो मैं नौकर भी ना रखूं। हाँ माना ये दिखने में हैंडसम है, लेकिन फिर भी यार हमारे लेवल का नहीं है। तुझे कभी प्यार नहीं हुआ ना, तो इसलिए ऐसा कह रही है। मैं तो कहती हूँ तू उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। कहाँ तो इतने बड़े बिल्डर की बेटी और कहाँ वो मामूली सी नौकरी करने वाला। तू नहीं समझ रही, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है फिर चल, अभी उससे जाकर कह दे। निधि सुप्रिया को लेकर अर्जुन के पास जाती है। मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। तुम इतनी अमीर लड़की को मना कर रहे हो अर्जुन, इसे तो तुम अपनी खुशकिस्मती समझो। मुझे अमीर लड़की नहीं चाहिए, मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिससे मैं अपनी थोड़ी सी कमाई से भी खुश रख सकूँ। और जानती हो सुप्रिया मैडम, मैं एक मिडिल क्लास घर में रहता हूँ जहाँ साधारण से खाना पीना होता है, ना तो कोई गाड़ी और ना ही कुछ और। क्या तुम ऐसे रह पाओगी? ये सुनकर सुप्रिया घबरा गई। नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गरीब हो। मैं नहीं कर सकती इतने गरीब लड़के से शादी। देखा नहीं थी, गरीबी का नाम सुनकर वो पीछे हट गई। अच्छा तुम बताओ, क्या तुम मुझ जैसे गरीब से शादी कर सकती हो? तुम भी तो इतने अमीर हो। बात निधि के स्वाभिमान की थी और वहाँ और भी कई लोग थे। हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी, और ये रही लिपस्टिक, अब इससे मेरी मांग भरकर सबके सामने मुझे स्वीकार करो। अर्जुन ने उस लिपस्टिक से ही उसकी मांग भर दी और वहाँ से जाने लगा। निधि भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे जाने लगी। तुम मेरे पीछे पीछे कहाँ रही हो? अभी कुछ देर पहले तो तुमने मेरी मांग भरी, उस हिसाब से अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही तो रहूंगी। एक बार फिर सोच लो निधि। अब तो सोच लिया, और ये सब तुम्हें मेरी मांग भरने से पहले सोचना चाहिए था। अब तो तुम्हारी नाक में दम न कर दूं तो कहना। चलो देखते हैं कौन किसकी नाक में दम करता है। निधि अर्जुन के साथ उसके घर चली गई। घर आकर उसने सारी बात अपनी सास को बताई। अब शादी चाहे जिस भी हालात में हुई हो, लेकिन ये अब इस घर की बहू है। बहू, आज से वो वाला कमरा तुम्हारा है। अगली सुबह निधि सोकर उठी तो उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ मेरी चाय लेकर आओ, नाश्ता मैं बाद में करूंगी। यहाँ कोई नौकर नहीं है, यहाँ खुद ही चाय बनानी पड़ेगी। चलो उठो और जाओ और खुद जाकर कॉफी बनाओ। अच्छा ये बात है,
ठीक है, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। निधि रसोई में गई और चाय में चीनी की जगह ढेर सारा नमक डाल कर ले आई। जैसे ही सबने चाय पी, छी भाभी, ये आपने कैसी चाय बनाई है? क्यों तुम्हें चाय तक बनानी नहीं आती? हाँ नहीं आती, क्योंकि वहाँ सब काम मेरे घर के नौकर करते हैं। खाना बनाने के लिए अलग, साफ सफाई के लिए अलग, घर के हर काम के लिए अलग अलग नौकर। ये सुनकर सब चौंक गए कि उनके घर इतनी अमीर बहू आई है। फिर उसकी सास बोली, बहू कोई बात नहीं, मैं तुम्हें चाय बनाना सिखा दूंगी। हमारे घर में कोई नौकर नहीं है, इसलिए सारे काम हम सब मिलकर करते हैं। घर में सभी उसका खूब ख्याल रखते, लेकिन निधि थी कि वो तो जानबूझकर बस नुकसान पर नुकसान करती रहती। लेकिन अमीर घर से आई बहू ना तो वहाँ चैन से सो पाई और ना खा पाई, जिस कारण निधि की तबीयत बिगड़ गई। कई दिन बीत गए लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई। देखिए उनकी आंतों में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल गया, जो आसानी से ठीक नहीं होगा। उसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। निधि ने देखा कि सभी उसकी बड़ी चिंता कर रहे हैं। उसने अपनी सास सरला को अर्जुन से बात करते हुए सुना, माँ, बड़े हॉस्पिटल में दिखाने लायक हमारे पास पैसे का है, लेकिन इलाज करवाना भी तो जरूरी है। अगर तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो? नहीं माँ, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो इस घर की इज्जत है। लोग तो यही कहेंगे कि अमीर बहू का ख्याल नहीं रख पाए। मैं कहीं से पैसे उधार लेकर देखता हूँ, लेकिन अगर नहीं हो पाए तो मैं घर बेच दूंगा। लेकिन ये तो तेरे बाबा की आखिरी निशानी है ना? हाँ माँ, लेकिन अपनी पत्नी को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये सब सुनकर निधि को बड़ा दुख हुआ। वो देख रही थी कि सब उसे कितना प्यार करते हैं। तभी वो अचानक से बेहोश हो गई। उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगती है। अर्जुन जल्दी से उसे अस्पताल ले जाता है। वो अपना घर बेच देता है और उसका इलाज करवाता है। निधि का इलाज होता है और वो कुछ दिन बाद पूरी तरह ठीक हो जाती है। अस्पताल से लौटकर जब वो घर आती है तो देखती है कि उसका ससुराल एक झोपड़ी में बदल चुका है। अर्जुन, हमारा घर? अब हमें यही रहना होगा निधि। निधि को समझते देर नहीं लगी कि उसके इलाज के खातिर अर्जुन ने अपना घर बेच दिया है, जो कि उसके पिता की आखिरी निशानी थी। वो सबके साथ उसी झोपड़ी में रहने लगती है। कुछ दिन बाद अर्जुन का जन्मदिन था और निधि उसे कुछ ऐसा देना चाहती थी जिसे देख अर्जुन का चेहरा खिल उठता। कुछ दिन बाद, चलो तो अर्जुन, चलिए माँ जी, ननद जी, आप सभी अपनी आंखें बंद रखिएगा। ये क्या बचपना है निधि, अब तो आंखें खोलने दो। अब सब अपनी आंखें खोलो। वो सब अपनी आंखें खोलते हैं तो सामने अर्जुन के जन्मदिन का केक रखा हुआ था और घर को सजाया हुआ था। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान वो सब ये देखकर थे कि वो सब उसी घर में खड़े हैं जो उन्होंने बेच दिया था। ये सब मेरे पतिदेव का जन्मदिन का तोहफा। इसका मतलब मेरी अमीर बहू ने अपना ससुराल खरीद डाला। आप सब मेरे लिए इतना कर सकते हो तो क्या मैं इतना सा नहीं कर सकती? उस रोज मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही मैं बेहोश हो गई और जब होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे माँ बाप के मरने के बाद उनकी इकलौती बेटी होने के नाते सब कुछ मेरा ही था। मैं पैसे से तो बहुत अमीर हूँ, लेकिन प्यार में उतनी ही गरीब। मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं था। यहाँ आकर मैंने जाना कि प्यार क्या होता है और घर किसे कहते हैं। अर्जुन, तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे सचमुच में तुमसे प्यार हो गया। प्यार तो मैं भी तुमसे करने लगा बहुत निधि। तभी तो अपनी जान से प्यार है। अपने इस घर को, जो कि बाबूजी की आखिरी निशानी थी, उसे बेचने के लिए तैयार हो गया था। अब वो सब एक साथ खुशी खुशी प्यार से रहने लगे।